क्षेत्र में जो अतिथि शिक्षक हैं वो मीडिया के पास भी आए कि उनकी शिकायत है कि कई स्कूलों में जो पात्र हैं अतिथि शिक्षक उनका उसमें नहीं हो पाया है और जो अपात्र लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो आपके अगर संज्ञान में आया हो ये मामला? मैंने पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमको हमेशा यही सलाह दी है और आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ कि पहले आप ये देखो कि मेरिट में आप किस स्थान पर हैं। अगर आपके साथ अन्याय होता, अगर पहले स्थान पर आप हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो तत्काल आप एक तो BOBRC कार्यालय में जो अपीलिंग अथॉरिटी उनको आवेदन करो और डिप्टी डायरेक्टर सुप्रीम को आवेदन करो। इसके बाद भी अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो फिर मेरे पास आके बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरिट में आते हैं उनके साथ अन्याय ना हो। गवर्नमेंट टीचर हैं उनके भी स्थानांतरण हो रहे हैं। उनमें से कुछ टीचर ने हमसे संपर्क किया और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक द्वेष जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कारण ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का पिछोर में एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा होने से ठीक पहले आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी जिसमें आपने मांग रखी थी कि पिछोर को जिला बनाया जाए। मैं तो बात इसलिए रखी थी कि 2018 में कांग्रेस की जो आमसभा थी उसमें मैंने सिंधिया जी हमारे उस समय सांसद थे और वो इस इलाके के प्रतिनिधित्व करते थे, तो उनके सामने मैंने बात की थी अगला विधानसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से भी अगर वो पिछोर को जिला बनाने की घोषणा करते हैं तो भले ही मेरा नुकसान होगा, लेकिन कम से कम पिछोर को जो अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पिछोर को लोग शिवपुरी जाते हैं, चूँकि शिवराज सिंह जी के मन में न रहा हो या मैंने किसी को दोष देता, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उनको नहीं करना था, उन्हें नहीं किया। ये हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। हम अपनी बात उनके सामने कि संघर्ष समिति जिला बनाने की लोगों ने ऐसा मैं सुनता रहता था, मेरे से भी एक आध बार चर्चा हुई तो उन लोगों ने भी कुछ दिन उम्मीद की थी, कुछ लोग इकट्ठे होकर गए भी थे स्टेडियम में और नारेबाजी हुई थी इसको लेके। तो कुल मिला के वो संघर्ष समिति की बात भी उन्होंने नहीं मानी। तो मैंने कदम उठाया था उसको आगे बढ़ाने में जो भी उन्होंने प्रयास किया है या सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बात रखी है, तो वो लोग भी इसमें सहयोगी बने हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। से सब लोगों को जो उस मुहिम में काम कर रहे हैं उनके मैं साधुवाद देता हूँ। पिछोर ब्लॉक के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 3 माह से वेतन नहीं मिला है, उसको लेकर आज क्षेत्रीय विधायक से जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो मिलने आए। उन स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें ज्ञापन दिया और अपनी समस्या से अवगत कराया। विधायक जी, क्या समस्या थी उनकी? ये हमारे जो लोकल BMO हैं जी, तो ऐसी उनने जानकारी दी, ये किसी आरोप के शिकार हुए हैं और इनकी कोई कंप्लेंट हुई है, उस वजह से जो कर्मचारियों को वेतन जाता था उनकी ID को लॉक कर दिया गया है। अब वो डायरेक्ट डिस्पर्सन पावर उनके ख़त्म हो गए। जी। ऐसा उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से लगातार हमको कहा जा रहा था कि CMO शिवपुरी द्वारा कि आपका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, आप थोड़ा तसल्ली रखो। लेकिन जब 3 महीने हो गए तो आज वो मेरे पास आए थे और स्वाभाविक रूप से 3 महीने किसी को तनख्वाह न मिले, वेतन न मिले तो उसके परिवार की क्या हालत होगी। वो तो साधारण परिवारों के लोग हैं और 3 श्रेणी 4 श्रेणी के एम्प्लॉई हैं, तो उनकी रोटी रोजी का जब सवाल पैदा हो गया, जब बच्चों के भूखे बनने की स्थिति आई, तब तमाम सारी महिलाएं जो स्टाफ नर्स भी इनको बोला जाता है और तमाम और पुरुष कर्मचारी आए थे कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और हमारे परिवार की भुखमरी की हालत पे पहुंच रहे हैं और हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो। 3 महीने हमको हो चुके हैं, ले आ जाए इस संबंध में हमारी बात को सुने और उस पर क्या कर सकते। मैंने तत्काल, चूँकि मुझे जानकारी पहली बार हुई, तो मैंने कलेक्टर शिवपुरी को फ़ोन लगाया और उनको इस बात से अवगत कराया कि ये 3 महीने से जो परेशानी की कोई कैसे इनका तनख्वाह मिले, इनका कोई अपराध तो है नहीं है। अब BMO ने अपराध किया है या नहीं किया है बाद में सिद्ध होगा, लेकिन अभी इनको जो तनख्वाह नहीं मिल पा रही इसका इंतजाम करिए। तो कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के किसी दूसरे को डायरेक्ट डिस्पर्सन पावर मैंने कहा दे दो, जिससे इनकी तनख्वाह का भुगतान हो जाए। बाकी वो अपराधी है जो आरोप उन पर लग रहे हैं, अगर जांच में सिद्ध पाए उन जो कार्रवाई बने वो करें। ये उनकी एक्चुअली परेशानी थी और मुझे लगता है कलेक्टर शिवपुरी ने जो कहा है कि वो 1 आध दिन में सब समाधान निकाल देंगे, तो उनकी तनख्वाह का भुगतान हो जाना चाहिए। फिर भी मैंने उन सब लोगों से कहा है कि अगर आपका ये भुगतान नहीं होता है तो 1-2 दिन बाद फिर मुझे बताएं कि ये नहीं हो पाया है, जिससे मैं भोपाल लेवल पर अन्य अधिकारियों से बात कर सकूँ। और क्षेत्र में जो अतिथि शिक्षक हैं वो मीडिया के पास भी आए कि उनकी शिकायत है कि कई स्कूलों में जो पात्र हैं अतिथि शिक्षक
उनका उसमें नहीं हो पाया है और जो अपात्र लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो आपके अगर संज्ञान में आया हो ये मामला? हाँ, कई लोग ऐसी शिकायत लेके मेरे पास आते हैं। तो सरकार के जो नियम हैं उसमें पुराने लोगों को तो प्रायोरिटी है जी। नए लोगों के लिए मेरिट उन्हें बनाई है, डीएड वीएड ऐसी प्रायोरिटी फिक्स की हैं। जी। तो मैंने पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको हमेशा यही सलाह दी है और आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ कि पहले आप ये देखो कि मेरिट में आप किस स्थान पर हैं। अगर आपके साथ अन्याय होता, अगर पहले स्थान पर आप हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो तत्काल आप एक तो BOBRC कार्यालय में जो अपीलिंग अथॉरिटी उनको आवेदन करो और डिप्टी डायरेक्टर सुप्रीम को आवेदन करो। इसके बाद भी अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो फिर मेरे पास आके बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरिट में आते हैं उनके साथ अन्याय न हो। ऐसे जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके भी स्थानांतरण हो रहे हैं। उनमें से कुछ टीचर ने हमसे संपर्क किया और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक द्वेष जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कारण ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है। तो इस पे क्या कहना है? ये बात आपकी सही है। जितने कांग्रेस की मानसिकता के या उनको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस समर्थक लोग हैं, इसमें बहुत सारे परिवारों के टीचरों के स्थानांतरण किए गए हैं। और मकसद जो मुझे समझ में आता है हमारे सामने वाली पार्टी का यही है कि ये परिवार प्रताड़ित होंगे, इनके व्यक्तिगत रूप से भी परेशान होंगे, इसलिए इनको स्थानांतरण के माध्यम से दबाया जाए और इनको जिससे लोगों में एक भय व्याप्त हो जाए। सरकारी कर्मचारी चाहे वो टीचर हो चाहे वो किसी दूसरे उसमें काम करता हो, तो ये एक भय का माहौल बना के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को दबाने का प्रयास है, जिससे वो उनके पक्ष में कार्य करें या फिर चुपचाप घर बैठे। विधायक जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी का पिछोर में एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा होने से ठीक पहले आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी जिसमें आपने मांग रखी थी कि पिछोर को जिला बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा एक दूसरी ही बात कही गई। उनका कहना है कि पहले पिछोर से भाजपा के प्रत्याशी को जिताया जाए, उसके बाद हम जिला बनाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए थी। मैं तो बात इसलिए रखी थी कि 2018 में कांग्रेस की जो आम सभा थी उसमें मैंने सिंधिया जी हमारे उस समय सांसद थे और वो इस इलाके को प्रतिनिधित्व करते, तो उनके सामने मैंने बात की थी आम सभा में कि अगर कांग्रेस की सरकार बने तो मेरी इस मामले में आप मदद करना, क्योंकि आपकी राहुल गांधी से दोस्ती है, ये जग जाहिर है, और मैडम सोनिया गांधी जी भी उनको बहुत प्यार देती हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कोई भी बने अलग बात है, तो पिछोर को जिले बनाने के बारे में मैं प्रयास करूंगा, उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। ये मैंने उनके सामने बात रखी थी। 18 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, तो 6 महीने तो हमारे इसमें निकल गए, क्या करें। फिर 6 महीने में लोकसभा चुनाव आ गया, फिर लोकसभा चुनाव के बाद सिंधिया जी हार गए, तो उनके भी जो सोचा नहीं था, जैसे मेरे साथ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से उनने भी कभी नहीं सोचा था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो जो सदमा उनको लगा, जैसे मैं भी 6 महीने मतलब ऐसे ही रहा, दिग्भ्रमित सा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे ही उनकी हालत हुई। तो लगभग साल इसी में निकल गया और फिर सरकार कांग्रेस की लगभग 18 महीने बाद हमारे बीच में, नेताओं के बीच में विवाद पैदा हुआ और कांग्रेस की सरकार चली गई। तो वो जिले वाली बात कमलनाथ जी से मैंने की तो थी, लेकिन तत्समय उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। कमलनाथ जी ने कह दिया कि आगे देखते हैं, विचार करेंगे, फिर बात होगी। आई गई बात हो गई और सरकार चली गई, तो फिर संभावना वैसे ही ख़त्म हो गई। अब इसके बाद कोई सिंधिया जी वहाँ चले गए थे, तो सिंधिया जी से चूँकि पिछोर विधानसभा अकेली ऐसी विधानसभा थी जिसमें लोकसभा चुनाव में सिंधिया जी विजयी हुए थे, तो स्वाभाविक रूप से जिसके समर्थन में हम रहे और जब वो वहाँ से जीता, भले ही सारी लोकसभा की सीटें हार गए थे, 7 में से 1 आखिरी पिछोर विधानसभा जीती थी, तो मैं समय समय पर सिंधिया जी को चिट्ठी लिखता रहा और उनसे आग्रह भी करता रहा, व्यक्तिगत जब भी मुलाकात हुई, कि मैंने आपसे ये उम्मीद पाली थी और आपको, चूँकि अब आप सरकार में हैं, सरकार भाजपा की बन गई है और आप उस सरकार के समर्थक हैं, तो मेरा उनसे ये आग्रह किया था कि पिछोर को जिला बनाने के लिए आपको अपना प्रयास करना चाहिए और इसमें मेरा सहयोग करना चाहिए। और जब पूरे 5 साल निकल गए, कई बार चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी को भी एक बार मैंने पत्र लिखा, लेकिन उस पर जब निर्णय नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ये पिछोर में आ रहे हैं, सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी दोनों साथ में हैं, हो सकता है सिंधिया जी चूँकि यहाँ से जीते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि अगला विधानसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से भी
अगर वो पिछोर को जिला बनाने की घोषणा करते हैं तो भले ही मेरा नुकसान होगा, लेकिन कम से कम पिछोर को जो अभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, पिछोर को लोग शिवपुरी जाते हैं, कभी कभी काम नहीं होता तो वहाँ रुकना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियाँ आने जाने की होती हैं, गरीब तो आदमी जा ही नहीं पाता। तो एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, इस दृष्टि से मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था और आग्रह किया था कि अब इनको घोषणा करना चाहिए। लेकिन वो चूँकि शिवराज सिंह जी के मन में न रहा हो या मैंने किसी को दोष देता, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से उनको नहीं करना था, उन्हें नहीं किया, ये हम उनको मजबूर नहीं कर सकते, हम अपनी बात उनके सामने। उसी दौरान ऐसा पता कुछ लोग और एक संघर्ष समिति जिला बनाने की लोगों ने, ऐसा मैं सुनता रहता था, मेरे से भी एक आध बार चर्चा हुई, तो उन लोगों ने भी एक कुछ दिन उम्मीद की थी, कुछ लोग इकट्ठे होकर गए भी थे स्टेडियम में और नारेबाजी हुई थी इसको लेके। तो कुल मिला के वो संघर्ष समिति की बात भी उन्होंने नहीं मानी और मुझे भी समय समय पर उस संघर्ष समिति के लोग मिलते रहते हैं, चूँकि स्थानीय निवासी हैं और मुझसे कभी कभी चर्चा भी होती है। तो उनने जो प्रयास किया है, जो मैंने कदम उठाया था उसको आगे बढ़ाने में जो भी उनने प्रयास किया है या सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने बात रखी है, तो वो लोग भी इसमें सहयोगी बने हैं। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि जो प्रश्न मैंने खड़ा किया था 2018 में, उसके समर्थन में वो सब लोग काम कर रहे हैं और ऐसे सब लोगों को जो उस मुहिम में काम कर रहे हैं उनके मैं साधुवाद देता हूं। और भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पिछोर जिला बन जाए, जिससे जो हमें परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जिला दूर होने की वजह से उन परेशानियों से हमको मुक्ति मिल सके। और विधानसभा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इस कारण जब भी हम अधिकारी के यहाँ जो जन सुनवाई होती है एसडीएम के यहाँ, जब भी वहाँ जाते हैं तो राजस्व के बहुत मामले पेंडिंग में दिखाई देते हैं, चाहे खनिया धाना हो चाहे पिछोर हो। तो ये राजस्व के मामले कितनी पेंडेंसी कैसे हो गई? देखिए क्या है, ये तो स्वाभाविक रूप से अधिकारियों की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे अधिकारी बीच में ऐसे रहे जिन्होंने राजस्व के जो मसले पेंडिंग थे, जैसे दुरुस्ती के पकड़ना, उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उस वजह से सैकड़ों हज़ारों की संख्या में भी मामले पेंडिंग हो सकते हैं, विशेषकर दुरुस्ती वाले मामले बरसों से पेंडिंग पड़े हैं। मैं जब एसडीएम कोई नया आता है तो मैं अपनी प्रायोरिटी बताता हूँ कि एक तो पट्टों के अमल, आदिवासी और गरीब लोगों को जो पट्टे बांटे गए थे वो अमल होने से रह गए, उसको करिए। और ये दुरुस्ती के प्रकरणों को जल्दी जल्दी निराकरण करो। बेवजह लोग चक्कर लगाते हैं, कई लोगों की ज़मीन शासकीय दर्ज हो गई हैं, उनकी खुद की मालकाना की, लेकिन गलती कंप्यूटर ऑपरेटर की है। अब इसको वो किसान बेचारा परेशान हो रहा है। तो ये जो राजस्व के मामले हैं, पेंडेंसी के कारण मुख्य रूप से होता है अधिकारी की मानसिकता। इसके पहले कुछ लोगों ने प्रयास किए, कुछ नहीं किए। आज वर्तमान में भी मैं जो भी आता है उससे यही कहता हूँ कि इनको जल्दी से निपटाओ, जिससे ये पेंडेंसी समाप्त हो। तो कई अधिकारी उसमें काम करते हैं, कई नहीं करते। इसी तरह से मुआवजे की भी समस्या है। और नदी की जो परियोजना है, कैनाल बन गई, मतलब पूरी तो नहीं हुई लेकिन आधी जरूर जो खुदाई, मतलब किसान का खेत तो बेकार हो गया। लेकिन बहुत सारे किसान अभी भटकते रहते हैं कि हमारे किसी न कभी किसी का मृत्यु हो गई, उसका नामांतरण नहीं हुआ, उस वजह से मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी की दुरुस्ती नहीं हुई है, किसी का अन्य कारण होता है। तो ऐसी वजह से वो मुआवजे भी के लिए भी लोग किसान परेशान होता है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। आज ही एक सज्जन आए थे, उनका किसी ने वैसे ही आवेदन लगा दिया कि साहब जी ज़मीन हमारी है, और ज़मीन एक्चुअली उनके नाम पे थी लेकिन कागज़ों में वो शासकीय दर्ज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से कोशिश मैं करता हूँ और यहाँ जो भी पदस्थ एसडीएम होता है और कलेक्टर के माध्यम से जो भी निराकरण करने का प्रयास होता है वो करता हूँ। प्रशासन कहीं ना कहीं लचरता है, इस कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। ये बात सही है। देखिए, मैं अगर एज ए विधायक और मेरा जो काम है अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरी ही लापरवाही है। इसी तरह से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पदस्थ होता है और वो अपनी ड्यूटी में जो काम आते हैं अगर उनको नहीं करता है तो ये स्वाभाविक रूप से उन्हीं का दायित्व बनता है। विधायक जी, क्षेत्र में राशन को लेकर बहुत परेशानियाँ हैं। हितग्राही आए दिन आते रहते हैं, अधिकारी हों चाहे मीडिया के पास हो। अभी जब चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में जो सेल्समैन हैं उनने बिल्कुल राशन ही देना बंद कर दिया एक तरीके से, क्योंकि अधिकारीगण विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। तो ऐसे में इतनी विकट समस्या हो गई है तो आपके पास भी आते होंगे, तो क्या कारण है और कैसे इसका सलूशन होगा? देखिए, चुनाव के जैसे नज़दीक आता है तो ज़्यादातर लोग इसमें जो जिनके हित साधने की बात है वो
ये कुत्सित प्रयास करते हैं कि इस समय जो कुछ कर लो, नेता भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, अधिकारी भी ज़्यादा कार्रवाई करने की बात करेंगे तो वो ये भ्रष्टाचार की बात बंटवारा हो जाएगा। तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने वाले ये सेल्समैन हैं। ये जो सेल्समैन है एक्चुअली लगभग 80-90% में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है कि वो उसी तरह की मानसिकता के समय बैठे हुए हैं। और वो लोग हैं जो किसी ज़माने में हड़ताल करते थे कि हमें सेल्समैन बनाया जाए, यहीं पिछोर में। ऐसे लोगों को राशन दुकानें सौंप दी गई हैं। अब ऐसे लोगों को जब राशन दुकानें सौंप दी गई, इनने लाखों रुपए उन राशन की दुकानों से कमाया। और ऐसे ही कभी कभी जो हमारे अधिकारी होते हैं जिनको कार्रवाई करना चाहिए, जब वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं तो निर्भीक हो जाते हैं। और निर्भीक होने के वजह से जो आप कह रहे हो वो यथार्थ भी है कि ऐसा फिर होने लगता है। और बाकी राजनेताओं की बात मैं नहीं करता, लेकिन मेरी तो फिर भी कोशिश रहती है कि भले ही कोई भी नाराज़ हो, लेकिन गरीब आदमी का हक उस तक पहुंचना चाहिए। कभी कभी हम सफल होते हैं, कभी कभी नहीं सफल हो पाते, तो जवाबदारी तो हम अपनी मानते हैं, लेकिन कभी कभी प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलना, क्योंकि सीधी कार्रवाई विधायक नहीं कर सकता। विधायक को तो या तो एसडीएम से कहना है, कलेक्टर को कहना है, या फूड इंस्पेक्टर को कहना है। तो विधायक को सीधी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कभी कभी और अभी ये इस परेशानी आम आदमी को भुगतना पड़ रही है। इस परेशानी को आप चूँकि इतने समय से हैं जनप्रतिनिधि, इस समस्या को का कैसे डील किया जा सकता है? आपको अगर इसमें कुछ अपना सजेशन देना हो सरकार को। मैं सरकार को सजेशन दे चुका हूँ, विधानसभा में इस पर संकल्प ला चुका हूँ कि ये सारी की सारी राशन की दुकानें पंचायत को दे देना चाहिए। सरपंच इसकी देखरेख करें। पंचायत में अभी 2 कर्मचारी, एक रोजगार सहायक है जो मनरेगा काम देखता है, दूसरा है सचिव। सचिव के काम पास बहुत ज़्यादा काम इस समय बचा नहीं है। और सचिव भी सारे पढ़े लिखे हैं, परमानेंट हैं, उनकी नौकरी टेम्परेरी नहीं बची अब। तो एक परमानेंट आदमी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो डरेगा, नौकरी जा सकती है, कल उसमें वसूली हो सकती है। एक जो सहकारिता विभाग जो जिस तरह की नियुक्ति करता है, 50,000 रुपये आपने जमा करा लिए और उसके बाद सेल्समैन की नियुक्ति हुई। उसके बाद उस सेल्समैन की कोई जवाबदारी नहीं है, वो पहले ही महीने राशन को बेच बाच के अपने 50,000 वो निकाल लेता है और अगले 2 महीने में फिर वो जो रिश्वत में पैसा दिया है वो निकाल लेता है। उसके बाद फिर वो निरंकुश हो जाता है। फिर उसका तो शुद्ध उद्देश्य होता है कमाई करना। अब जब कमाई करने के उद्देश्य से ही कोई व्यक्ति बना है तो 50,000 ला के वो 5 लाख कमाना चाहेगा, तो उससे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आम जन के हित का ख्याल करेगा? जब तक भय नहीं होगा तो इन सेल्समैनों की जो टेम्परेरी हैं कभी भी हट जाते हैं, ना तो इनसे कोई वसूली हो पाती है, बहुत बड़ी कार्रवाई हो नहीं पाती। ईसी एक्ट भी किसी ज़माने में जेल जाते थे, अब ईसी एक्ट को भी अवेलेबल कर दिया सरकार ने। तो जब ईसी एक्ट का भय ख़त्म हो गया तो अब जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं बस नाम के लिए FIR हो जाती है, होता कुछ नहीं है। तो ये भय जो ख़त्म हो गया, क्योंकि काम भय से होता है, तो ये निरंकुशता जो आ गई उस वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ है। और चूंकि सरकार अब भाजपा की है, अब उनने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना। मैं उम्मीद ये करता था कि सेक्रेटरी को अगर ये काम दे दिया जाए, किसी ज़माने में सेक्रेटरी पर ये सेल्समैन का काम करते थे, बहुत पुरानी बात है, तो उसमें वो सेक्रेटरी के ऊपर एक भय रहता था कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर शिकायत हो गई, तो वो कम से कम बेईमानी करता था। लेकिन अब तो ये निरंकुश, इन्हें नौकरी जाने का भय इसलिए नहीं है कि 2-4 महीने में पैसे निकाल लिए, कमा लिया, उसके बाद हटाओ तो हटा दो, क्या कर लोगे? हटाने का कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो निरंकुशता है उस वजह से भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है और राशन की दुकानें का मामला पूरा चौपट हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है। इस व्यवस्था को हमें पूरी तरह से बदलना चाहिए। किसी ऐसे जवाबदारियों के माध्यम से ये राशन का बंटवारा होना चाहिए जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें या उनका कुछ नुकसान भविष्य में हो सके, तभी जाके व्यवस्था सुधरेगी। यानी कि सरकार इसके ऊपर कोई कड़े कानून बनाए विधानसभा में तो उसका कुछ हो सकता है। जी। ये थे पिछोर से विधायक KP सिंह कक्काजू। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।